Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। देखो, मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा मैं प्रेजेंट टाइम में आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊँगा, और जो ये मेरा इन्वायरमेंट है वो सीटेट, आरटेट, सेट, नेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 100% ध्यान एक क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं एग्ज़ाम्स में। और आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ध्वनि प्रदूषण का। किसका है? ध्वनि प्रदूषण का। देखो, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? वैसे ध्वनि प्रदूषण में कुछ याद करने लायक है नहीं, लेकिन पिछले एग्जाम्स में सीटेट के में, आरटेट के में, सेट के में और नेट के में इनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ध्वनि प्रदूषण से। तो मैं आपके सामने वो सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो इन एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो भी आपकी समस्या हो उसे कमेंट करके मेरे साथ शेयर करना है। तो अब हम ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे। इससे पहले मैं वायु प्रदूषण बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से, तो आप ज़रूर उसे देखें। तो हमारा चैप्टर आज का चैप्टर 6 कौन सा है? चैप्टर 6 है ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन। देखो, वैसे तो आप जानते होंगे कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। जैसे वायु प्रदूषण वायु में होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? सुनने से रिलेटेड है। जैसे हम डीजे चलाते हैं तो उसमें जो आवाज़ निकलती है वो क्या है? ध्वनि है। मैं बोल रहा हूँ, ये क्या एक ध्वनि है। अब हर एक चीज़ के बैड इफेक्ट भी होते हैं और साइड इफेक्ट भी होते हैं। यदि जो ध्वनि है वो एक लिमिट में रहती है तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। हम उससे किसी को बोल सकते हैं और हम किसी की फीलिंग्स को सुन सकते हैं। लेकिन यदि वो लिमिट से बाहर चला जाता है तो वो फिर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिसको हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं कि उससे क्या क्या बैड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने बता दिया कि सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जो मैंने पिछले एग्जाम से कलेक्ट किया है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो तीव्रता है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल है, जिसको हम डीबी लिखते हैं। कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, जिसको हम डीबी बोलते हैं। अब यहाँ पर डेसिबल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये ध्वनि मापने की एक इकाई है, लेकिन इसका भी अर्थ है। जो डेसिबल है उसका अर्थ क्या है? तो डेसिबल का अर्थ है कम से कम ध्वनि जिसे मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। वो क्या है? डेसिबल। कि कम से कम ध्वनि जिसे मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है उसको क्या बोलते हैं? हम डेसिबल बोलते हैं।
अब जो ये डेसिबल था इसका आविष्कार किसने किया था? इसका किसने आविष्कार भी किया होगा? तो इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डेसिबल का आविष्कार किया था। इसको डीबी के द्वारा दिखाया जाता है। अब जो डेसिबल है वो क्या है? एक लघुगणक पैमाना है, एक लघुगणक पैमाना है जिसको हम लॉगरिथम बोलते हैं। क्या है? एक लॉगरिथम स्केल है या एक लघुगणक पैमाना है। डेसिबल एक लघुगणक पैमाना है, लॉगरिथम है। लॉगरिथम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पैमाने की एक इकाई बढ़ने पर ध्वनि की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। पैमाने की एक इकाई बढ़ने पर ध्वनि की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। क्या होता है कि पैमाने की एक इकाई बढ़ने पर ध्वनि की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम? लॉगरिथम बोलते हैं, लघुगणक बोलते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण है, यदि ध्वनि की मात्रा, क्वेश्चन 1 लिख लो इसको। यदि ध्वनि की मात्रा, यदि ध्वनि के स्तर को 10 dB डेसिबल से बढ़ाकर 30 डेसिबल कर दिया जाए तो ध्वनि की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो कि यदि ध्वनि के स्तर को 10 डेसिबल से बढ़ाकर 20 डेसिबल कर दिया जाए तो ध्वनि की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 10 डेसिबल से 30 डेसिबल तक जा रहा है। क्या हो रहा है? 10 डेसिबल से 30 डेसिबल तक जा रहा है। बिल्कुल सही है। 10 डेसिबल से बढ़ाकर 30 डेसिबल किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 20 डेसिबल का। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, 10 से बढ़ाकर 30 डेसिबल हुआ तो अंतर कितना हुआ? 20 डेसिबल का। अब लॉगरिथम प्रकृति का है, मतलब पैमाने की एक इकाई बढ़ने पर ध्वनि की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या करना होगा? इसे हम 10 गुना 10 इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 100 डेसिबल। क्या आएगा? 100 डेसिबल आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में कर देता हूँ। यहाँ पर इसको साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन को हम बदलते हैं और इस 30 डेसिबल की जगह हम 50 डेसिबल करते हैं। क्या किया हमने? 50 डेसिबल किया। अब क्या होगा? 10 डेसिबल से बढ़ाकर कितना हुआ? 50 डेसिबल। दोनों में अंतर कितना है? 40 डेसिबल का। ध्वनि की मात्रा क्या होगी? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ये जो स्टार्टिंग है 4 है, यहाँ पर 2 है।
उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पर 4 है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 क्या होगा, 10 गुना बढ़ जाती है। 1 से 1 गुना बढ़ेगी, 2 से 2 गुना बढ़ेगी, 3 से 3, ऐसे। तो ये क्या हुआ, 100 गुना 100 इक्वल 10,000। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। यहां पर हम काट के और इसको 70 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 70 कर देते हैं। अब क्या होगा, 10 डेसिबल से बढ़कर कितना हुआ, 70 डेसिबल। दोनों में अंतर कितना है, 60 डेसिबल का। अब हमें 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसके अकॉर्डिंग 6 बार। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, इस तरीके से करना है। अब इसका जो आंसर आएगा वो इसकी ध्वनि की मात्रा में वृद्धि आएगी। हमें ध्यान रखना है जो अंतर आए, जैसे यहाँ 40 डेसिबल है तो यहाँ पर हमें 10 को 4 बार गुना करना है। यहाँ पर 20 डेसिबल में आगे 2 आया तो हमें 10 को 2 बार गुना करना है। यहाँ पर हमारा जो अंतर था वो 60 डेसिबल आया, स्टार्ट में 6 है तो हमें 10 को 6 बार गुना करना है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन केवल यहीं से पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बिल्कुल आगे चलते हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल के ऊपर नए हो, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब श्रवण सीमा और ध्वनि की मात्रा। श्रवण सीमा और ध्वनि की मात्रा यह है, हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला होता है सामान्य श्रवण की सीमा। सामान्य श्रवण की जो सीमा होती है वो होती है 20 डेसिबल। समथिंग कितनी होती है, 20 डेसिबल होती है। उसके बाद होता है फुसफुसाहट। जो हम फुसफुसाहट करते हैं एक दूसरे के कान में जाके नहीं करते फुसफुसाहट, तो उसकी डेसिबल कितनी होती है, 30 डेसिबल होता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो होंगे कि सर सामान्य श्रवण की सीमा 20 डेसिबल है और फुसफुसाहट 30 डेसिबल है। यहाँ पर सामान्य श्रवण से मतलब होता है कि जिस आवाज़ को अपन सुन सकते हैं, जैसे कई बार बहुत दूर आवाज़ रहती है, हमें थोड़ा सा आभास होता है, इस तरीके से रहता है यार शायद हो सकता है कोई बोल रहा है, नहीं होता, हमें कई बार आभास आ ही होता है और हमें पता चल जाता है कि शायद कोई बोल रहा है। वो क्या है, सामान्य श्रवण की सीमा है कि हम वहाँ तक सुन सकते हैं, तो हम 20 डेसिबल तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्या सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि इससे कम डेसिबल की आवाज़ होती है तो उसे हम नहीं सुन पाते। 20 डेसिबल से कम की आवाज़ होती है या ध्वनि होती है तो उसे हम नहीं सुन सकते अपने कानों के द्वारा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम सुन सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कानों के द्वारा 20 डेसिबल से कम की आवाज़ को नहीं सुन सकते। फुसफुसाहट, कानों में फुसफुस नहीं करते, जब कोई सीक्रेट बात होती है उसके कान में बोलते हैं जाके, वो क्या है, फुसफुसाहट है, वो 30 डेसिबल में होता है। उसके बाद होता है सामान्य वार्तालाप। अब ये आप सोच लो, जो सामान्य वार्तालाप, जब हम सामान्य बात करते हैं तो उसमें 50 से 60 डेसिबल की आवाज़ होती है। ध्वनि की सीमा क्या होती है,
50 से 60 डेसिबल होती है। अब यदि सुनने की क्षमता में गिरावट 75 डेसिबल से 75 डेसिबल से यदि हम अधिक की आवाज़ सुनेंगे, किसकी 75 डेसिबल से अधिक की आवाज़ सुनेंगे तो हमारी सुनने की जो कैपेसिटी है उसमें गिरावट आएगी। और 5वां पॉइंट है दर्द की सीमा। दर्द की सीमा, दर्द की सीमा मतलब जो हमसे सुनी नहीं जा सकती वो है 120 डेसिबल से ऊपर। 120 डेसिबल से अधिक की आवाज़ है वो हमें दर्द देती है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं उस आवाज़ को हम सहन नहीं कर सकते। ऐसे होता है यार बंद करना चाहिए, अब हम नहीं सुन सकते, कानों में दर्द हो रहा है। सुनने की क्षमता में गिरावट होता है 75 डेसिबल से अधिक। एक मैं लिखवा देता हूँ, 20 डेसिबल से कम की आवाज़ से कम की आवाज़ मानव अपने कानों द्वारा नहीं सुन सकता। बिल्कुल करेक्ट। 20 डेसिबल से कम की आवाज़ मानव अपने कानों के द्वारा नहीं सुन सकता। तो ये था इसका एक और पॉइंट, आपको इनको याद करना है, एग्जाम में दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अधिक ध्वनि, अधिक ध्वनि तीव्रता वाले स्थान पर जाने से पहले सामान्य व्यक्ति को ईयर प्लग का उपयोग करना चाहिए। क्या है कि अधिक ध्वनि तीव्रता वाले स्थानों पर जाने से पहले सामान्य व्यक्ति को ईयर प्लग का उपयोग करना चाहिए। और जो ये ईयर प्लग होता है ये अधिक ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। कि यदि आप किसी भी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पर ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक है तो आप एयर प्लग का यूज करें। वो क्या करता है, उस अधिक ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें वो ध्वनि नुकसान नहीं पहुंचाती। रिहायशी इलाकों में, रिहायशी इलाके कौन से होते हैं जिनको हम रेजिडेंसी बोलते हैं। रेजिडेंसी तो जानते होंगे, घरेलू, जहाँ पर आम लोग रहते हैं। रिहायशी इलाके या रेजिडेंस या घरेलू इलाकों में ध्वनि की कितनी सीमा निश्चित की गई है। रिहायशी इलाकों में ध्वनि की कितनी सीमा निश्चित की गई है, तो वो है 30 से 40 डेसिबल। कितना है, 30 से 40 डेसिबल। रिहायशी इलाकों में आप केवल 30 से 40 डेसिबल की सीमा में ही, ध्वनि सीमा में ही आप वॉइस कर सकते हो। मतलब आप यदि कोई डीजे बजाते हो या फिर कोई भी साउंड निकालते हो तो आप केवल 30 से 40 डेसिबल की लिमिट में ही निकाल सकते हो। साइलेंस ओजोन के लिए, साइलेंस
जोन के लिए, साइलेंस जोन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, साइलेंस जोन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितनी तीव्रता वाली ध्वनि की अनुशंसा की गई है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि साइलेंस जोन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितनी तीव्रता वाली ध्वनि की अनुशंसा की गई है, तो वो है 50 डेसिबल। कितना है? 50 डेसिबल। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, समझने लायक वैसा है नहीं कुछ इसमें जो है सारा याद करने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। मैं डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठाया हूँ और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद है अस्पताल के गलियारों में, अस्पताल के गलियारों में कितना शोर स्वीकार किया जाता है? अस्पताल के गलियारों में कितना शोर स्वीकार किया जाता है? तो वो है 30 से 40 डेसिबल। कि जो आप हॉस्पिटल की आसपास का इलाका है वहाँ पर 30 से 40 डेसिबल की आवाज़ में कोई भी साउंड बजा सकते हो, कुछ भी काम ऐसा कर सकते हो जिसमें ध्वनि 30 से 40 डेसिबल हो। यदि आपकी ध्वनि इससे अधिक होती है तो फिर वो आपके लिए एक तरीके से असुविधाजनक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले क्षेत्र में मनुष्य को केवल 5 मिनट रुकना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पॉइंट है कि 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले क्षेत्र में मनुष्य को ओनली 5 मिनट के लिए रुकना चाहिए। विश्व भर में मनुष्य के लिए व्यापक रूप से शोर की अधिकतम सीमा कितनी स्वीकार की गई है? तो वो है 75 से 85 डेसिबल। कि विश्व भर में मनुष्य के लिए व्यापक रूप से शोर की अधिकतम सीमा कितनी स्वीकार की गई है? तो वो है 75 से 85 डेसिबल के बीच में। कितनी है? 75 से 85 डेसिबल के बीच में। बिल्कुल इसी तरीके से दैनिक जीवन में ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? दैनिक जीवन में ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? मनोरंजन एवं आवागमन।
मनोरंजन और आवागमन दो ऐसे स्रोत हैं जो दैनिक जीवन में ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण को अदृश्य प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको अदृश्य प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि ध्वनि प्रदूषण को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य प्रदूषण है जो हमें दिखता नहीं है, केवल सुन सकते हैं। वैसे तो ये सारे जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्स में पूछे हुए हैं ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड, तो आपको ये सभी के सभी याद करने हैं। तेज ध्वनि वाले इलाकों में लगातार काम करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः कौन से रोग होने का खतरा रहता है। कि तेज ध्वनि वाले इलाकों में लगातार काम करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः कौन से रोग होने का खतरा रहता है। तो वो है उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग। कौन कौन से? उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। ये दो रोग होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ध्वनि प्रदूषण किसी व्यक्ति पर मानसिक रूप से क्या प्रभाव डालती है? ध्वनि प्रदूषण किसी व्यक्ति पर मानसिक रूप से क्या प्रभाव डालती है? सहन शक्ति में कमी, पहला है सहन शक्ति में कमी। दूसरा है चिड़चिड़ापन। कि ध्वनि प्रदूषण के कारण किसी व्यक्ति के मानसिक दो रोग होते हैं। पहला होता है सहन शक्ति में कमी हो जाती है, दूसरा चिड़चिड़ापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किसी व्यक्ति पर शारीरिक रूप से क्या प्रभाव डालता है? ध्वनि प्रदूषण किसी व्यक्ति पर शारीरिक रूप से क्या प्रभाव डालता है? पहला है श्रवण शक्ति में कमी, दूसरा है उच्च रक्तचाप। ये दो है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और इनको आगे पहुंचे जाने के पूरे चांसेज हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद करना, एक तरीके से आप इनको रट सकते हो। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के कुछ एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, पता नहीं पूछ ही ले।
ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। देखो आपको कारण तो पता ही है, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि है। ध्वनि ही ध्वनि प्रदूषण का कारण है। वो किसी भी तरीके से आवाज़ आ सकती है, शोर जेट से भी आ सकती है, ट्रेन के हॉर्न से भी आ सकती है, डीजे से भी आ सकती है, किसी भारी मशीन के चलने से भी आ सकती है, किसी पत्थर के बजने से भी आ सकती है, किसी भी क्या बताऊँ मैं यार, जैसे यहाँ पर मैं हमारा ये भी ध्वनि निकली, ये भी एक ध्वनि प्रदूषण है। यदि ये अधिक मात्रा में निकलता तो ध्वनि प्रदूषण के वो सभी सोर्स जिनसे ध्वनि उच्च मात्रा में निकलती है, वो क्या है? सभी उसके सोर्स है, कारक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? देखो इसके प्रभाव मानसिक एवं शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक रोग होते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से मानसिक और शारीरिक रोग होने लग जाते हैं। जैसे मानसिक है, जिद करना है, हम जिद नहीं कर लेते, जिद करना है, नहीं मेरे को तो ये चाहिए, चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन है, जिद है, ये सारे क्या है? मानसिक रोग है। चिंता है, तनाव, ये क्या है? मानसिक रोग है। सुनने में कमी, ये क्या है? एक शारीरिक रोग है। क्या है? सुनने में कमी एक शारीरिक रोग है। उच्च रक्तचाप, ये भी क्या है? एक शारीरिक रोग है। उसके अलावा एकाग्रता में कमी, ध्वनि प्रदूषण की वजह से एकाग्रता में कमी आ जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल साइलेंट तरीके से आप पढ़ने के लगे हुए हो, अचानक डीजे बजने लग गया, आप क्या होगा? आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप सोचोगे यार ये डीजे भी कहाँ बज गया यार, मैं सही ढंग से पढ़ रहा था, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दिया ये। तो ये क्या है? हमारा माइंड को डाइवर्ट करता है, एकाग्रता को कम करता है। उसके बाद इसके उपाय, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, कुछ ना कुछ तो उपाय हैं जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। जैसे ध्वनि, शोर, सनम, समन यंत्रों का उपयोग। ध्वनि, शोर, समन यंत्रों का उपयोग। सड़कों के पास भारी मात्रा में वृक्षारोपण, सड़कों के पास भारी मात्रा में वृक्षारोपण। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का निर्माण। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के ये 3 उपाय हैं। ग्रीन बेल्ट है, वृक्षारोपण है और शोर समन यंत्रों का उपयोग है। तो इसी के साथ हमारा जो नॉइस पॉल्यूशन का जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सीटेट, टेट और नेट, सेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप इन सभी की PDF लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 789135
0470। इन पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूँ। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है, वो किसके लिए? नेट जेआरएफ सेट के लिए। यदि आप नेट जेआरएफ या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर भी 7891350470। तो दोस्तों, वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर को सभी के साथ शेयर करो। जो समस्या हो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स देखने के लिए, पिछले सभी वीडियोस देखें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय।